सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। 13 साल बाद सदर अस्पताल में शुरू हुआ IOT। पहले दिन 2 मरीज का हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जिले में डेंगू का प्रकोप जारी, 8 नए डेंगू के मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 60 तक। और विश्वकर्मा पूजा और मिलादुल नबी को लेकर नगर थाना में SDO पूर्वी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में 13 साल के बाद शुरू हुआ आंख का इलाज। पहले दिन 2 मरीजों का मोतियाबिंद का हुआ ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में 13 सालों के बाद आज से 2 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने करके इसकी शुरुआत की। इस दौरान ऑपरेशन के बाद भर्ती होने वाले मरीज काफी खुश नजर आए। अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि गुरुवार से OT में ऑपरेशन शुरू हो गया है। मरीज को भी सभी जांच कराने के बाद भर्ती करने, रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था सदर अस्पताल में है। आंख के ऑपरेशन के लिए अब निजी अस्पताल का सहारा मरीजों को नहीं लेना होगा। सदर अस्पताल में IOT खोल दिए गए हैं। मोतियाबिंद समेत आंख के अन्य ऑपरेशन निःशुल्क हो रहा है। OT को मानक के अनुसार बनाया गया है। OT में स्ट्रिप लैब समेत अन्य उपकरणों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक नेत्र का OPD सुचारू ढंग से चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर बन जाने से गरीबों को मोतियाबिंद समेत अन्य ऑपरेशन में राहत मिलेगी। OT में 2 टेबल लगाए गए हैं जिसमें एक साथ 2 मरीजों का इलाज होगा। जानकारी के अनुसार पिछले 13 साल से सदर अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। हाल में मोतियाबिंद ऑपरेशन में संक्रमण के बाद मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन बंद करा दी गई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि सदर अस्पताल में ही OT बनेगा। अब अंधापन निवारण के तहत मोतियाबिंद मरीज की खोज कर ऑपरेशन सदर अस्पताल में ही शुरू हो गया है। नेत्र ऑपरेशन थिएटर में आंख विशेषज्ञ की टीम ऑपरेशन कर रही है। वो जिला स्वास्थ्य समिति को दिया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति के ही सौजन्य से बनाया गया है, इसलिए एक्चुअल लागत की बात हम नहीं कर सकते। कितने वर्षों के बाद सदर अस्पताल में 2011 में जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ये आज ही सुबह हो रहा है। कौन सी मशीन है? ऑपरेशन संबंधी सारी मशीनें, ऑपरेशन माइक्रोस्कोप, लेंस का IOL पावर निकालने का, स्कैन, स्लिट लैंप, इंफ्रारेड ऑप्थेल्मोस्कोप, नेत्र की जो प्रारंभिक चिकित्सा के लिए जो भी उपयुक्त मशीन चाहिए वो सारी उपलब्ध है। आज हमने सिंबॉलिक तौर पर 2 मरीजों का ऑपरेशन रखा है और जैसे जैसे हमारी टीम ट्यून अप होगी हम मरीजों की संख्या बढ़ाएंगे और ऑपरेशन की दिनों की भी संख्या बढ़ाएंगे। जो लेंस लगेगा वो भी निःशुल्क होगा? सारा चीज निःशुल्क है। एक भी पैसा कहीं से भी मरीज को नहीं देना है। रहने की भी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। प्राइवेट हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उससे कम? निश्चित रूप से सरकार में जो भी काम होता है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। तो ऐसे मरीज जो पैसे के कारण बाहर ऑपरेशन नहीं करा पाते थे, हमारे अस्पताल के डॉक्टरों उनको इस चीज की सुविधा मुहैया कराएंगे। जिले में डेंगू का प्रकोप जारी, 8 और मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 60। जिले में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संख्या 60 पर पहुंच गई है। लगातार मरीज मिलने के बाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में सदर अस्पताल से लेकर PHC तक 42 बेड का इंतजाम किया गया है। अब तक 12 प्रखंडों में डेंगू का फैलाव हो गया है। 4 प्रखंडों में अभी मरीज नहीं मिले हैं। जहां मरीज मिल रहे हैं उन क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है। सदर अस्पताल अधीक्षक BS झा ने बताया कि सदर अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है।
सभी पीएचसी में भी 2-2 बेड की व्यवस्था की गई है। गंभीर मरीजों को वार्ड में भर्ती किया जाता है। जिनमें लक्षण मिलने के बाद स्थिति सामान्य है, ऐसे मरीजों को दवा देकर घर भेज दिया जाता है। डेंगू के लक्षणों की बात करें तो बहुत तेज बुखार, जी मिचलाना, त्वचा पर लाल चकत्ते, भयंकर सर दर्द, पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन, नाक या मसूड़ों से खून आ रहा हो तो यह डेंगू के लक्षण है। तुरंत निकट के स्वास्थ्य जांच कराकर इलाज करवाएं। इलाज में लापरवाही पर परेशानी बढ़ जाती है। देखिए, हमारे सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की इलाज के लिए 10 बेड की अलग व्यवस्था वार्ड है, जिसमें नोडल चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त हैं और भी चिकित्सक की रोस्टर वाइज और सिस्टर की सबकी ड्यूटी लगी है। वर्तमान में मेरे यहाँ डेंगू का कोई मरीज भर्ती नहीं है और डेंगू मरीज के लिए जो पैथोलॉजिकल जांच की जरूरत होती है वो सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इस बचाव के लिए क्या कुछ है? बचाव के लिए लोग फुल स्लीव कपड़ा पहने और जनरली इवनिंग में ये मच्छर काटने से होता है। छिड़काव के लिए जो जिला मलेरिया कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो जगह जगह छिड़काव करा रहे हैं। नगर निगम के स्तर से भी छिड़काव हो रहा है। बाकी आसपास अपने घर में जो जल जमाव है, खास करके कूलर में पानी होता है या कटोरा में पानी होता है, वो न रखा करें, तो इस तरह से इस मच्छर के काटने से बचा जा सकता है। सदर अस्पताल परिसर में भी देखा जाता है काफी जगह पर जल जमाव है। हम डेली छिड़काव भी करते हैं, डीडीटी छिड़काव कर रहे हैं, मेलेथियम छिड़काव कर रहे हैं और रोज उस पानी को, चूंकि यहाँ पर जल जमाव एक समस्या है जिसका निदान हम समझते हैं अगले साल से हो जाएगा। 5 साल पहले बालिका गृह से हजारीबाग की दिव्यांग बच्ची को फर्जी मां बाप बनकर ले जाने वालों की तलाश में मुजफ्फरपुर पहुंची सीबीआई की टीम। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सीबीआई ने एक बार फिर ब्रजेश ठाकुर और उनके एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति से जुड़े करीबियों पर सीबीआई की नजर है। एनजीओ से जुड़े रहे कई लोगों से मामले में सीबीआई पूछताछ कर सकती है। पूरा मामला बालिका गृह से हजारीबाग की दिव्यांग किशोरी को रहस्यमयी ढंग से गायब कर देने का है। बच्ची मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। ऐसे में साजिश के तहत मानव तस्कर के द्वारा बच्ची को गायब करने की आशंका है। इसमें ब्रजेश की एनजीओ और उनके कर्मियों की भी मिलीभगत की आशंका है। सीतामढ़ी सीडब्ल्यूसी के फर्जी रिलीज ऑर्डर पर बालिका गृह से 10 नवंबर 2015 को हजारीबाग की बच्ची को गायब किया गया था। जिस दिन फर्जी रिलीज ऑर्डर जारी हुआ था उसी दिन बच्ची को लेने उनके फर्जी माता पिता बालिका गृह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। फर्जी वोटर आई कार्ड बालिका गृह में दिया गया। माता पिता की पहचान करने वाला हजारीबाग का नथुनी मुखिया भी फर्जी था। सीबीआई को यह तथ्य बालिका गृह कांड की जांच के दौरान मिली थी। इसको लेकर बाद में 29 जुलाई 2023 को पटना सीबीआई थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया है कि जिस फर्जी रिलीज ऑर्डर पर बच्ची को बालिका गृह से उसके फर्जी पिता को दिया गया था, उस पर सीतामढ़ी सीडब्ल्यूसी का तत्कालीन अध्यक्ष मानसी समदर और सदस्य रेणु कुमारी सिंह का फर्जी हस्ताक्षर किया गया था। रिलीज ऑर्डर असली था या नकली, इस संबंध में किसी तरह की जांच बालिका गृह का संचालन कर रही एनजीओ के कर्मचारियों ने नहीं की थी। उसी दिन बच्ची को उनके फर्जी अभिभावकों को सौंप दिया गया था। 9 साल पहले गायब हुई दिव्यांग बच्ची का सीबीआई का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गुरुवार को सीबीआई के 2 अधिकारी पवन श्रीवास्तव और एमके सिन्हा मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल पहुंचे और दिव्यांग लापता बच्ची की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर के संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार और अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहेब झा से मिलकर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्ची को ले जाने वाले फर्जी मां बाप की तस्वीर भी जारी की। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सदर अस्पताल में दी जाएगी कानूनी सहायता। सदर अस्पताल के ओपीडी में इलाज के लिए आने वाली महिलाएं कहीं घरेलू हिंसा का शिकार तो नहीं है। उनके चेहरे पर छाई उदासी, दुखी होना, चेहरे पर चोट के निशान आदि देखकर पहचान की जाएगी। इसके बाद उनकी काउंसलिंग कर पुलिस या महिला हेल्पलाइन के जरिए उनका सहयोग किया जाएगा। इन महिलाओं को चिन्हित करने के लिए जेंडर बेस्ड प्रोग्राम के तहत एक कमेटी गठित की गई है। सदर अस्पताल में बुधवार को अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा के नेतृत्व में यह बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इसमें पीरामल के वसीम खान अपने अन्य सदस्यों के साथ कई निर्णय लिए गए। यौन हिंसा, घरेलू हिंसा समेत महिलाओं पर हो रहे अन्य हिंसा को रोकने के लिए कमेटी काम कर रही है। बताया कि ओपीडी में इलाज के लिए कई महिलाएं आती हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, लेकिन समाज व परिवार के भय से वह आवाज नहीं उठा पाती है। अपने साथ हिंसा होने के बाद भी वह सिर्फ इलाज कराकर चुप रह जाती है। इन महिलाओं को चिन्हित कर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। बताया जाएगा कि यदि पीड़िताएं चुप रह जाएगी तो हिंसा नहीं रुकेगी। ऐसे में उन्हें आवाज उठानी ही होगी। बताया गया कि टीम के सदस्य ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर सबसे पहले मानसिक सहयोग मुहैया कराएंगे। इसके बाद महिला हेल्पलाइन या पुलिस के पास जहां भी जाना पड़ेगा उसे ले जाकर न्याय दिलाने का काम करेगी। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो मरीज हमारे सफर करते हैं उसके लिए हमारी यहाँ टीम काम कर रही है। उससे पता किया जाएगा कि यदि डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के द्वारा छुपाया जाता है तो उनको हम कानूनी सलाह देंगे, काउंसलिंग करेंगे, मोरल सपोर्ट देंगे। हमारे परिसर में 1 स्टॉप सेंटर है। यदि कोई महिला घर से निकाली जाती हैं या उनको रहने का जगह नहीं है या वो असुरक्षित महसूस करती है तो उस जगह पर वो रहेंगी और उनकी सारी सुविधा का सरकार की तरफ से ख्याल रखा जाएगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था, उसमें दरार आने से अस्पताल की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर बिहार की लाइफलाइन SKMCH मेडिकल कॉलेज कैंपस में बना 150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जिसका शुभारंभ 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था, उसमें दरार आने से अस्पताल की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि ये दावा किया गया है कि इससे बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं है। निचले वाले हिस्से में सिर्फ प्लास्टर टूटा है, बिल्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित है और इस मामले में प्लास्टर को तोड़कर दोबारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुचर्चित 150 करोड़ से बनाए गए सुपर स्पेशलिटी के उद्घाटन के बाद ही दीवार में दरार आ गई है। ये भी बता दें कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के पूर्वी हिस्से में जमीन से 1.5 फीट ऊपर दरार आ चुकी है। ये दरार पहले से ही है, लेकिन उसे छिपाने के लिए अब इसे पेंट से ढक दिया गया है और मामले की संज्ञान में आने के बाद आनन फानन में इसको ठीक किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर SKMCH की अधीक्षक सह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की निदेशक डॉक्टर कुमारी मिभा ने बताया कि इस मामले में पूरी जानकारी ली जा रही है और इसकी रिपोर्ट भी लेंगी। इसके अलावा दरार आने की जानकारी मिली है, इसको जाकर देखेंगे और इसके लिए विभाग को पत्राचार करेंगे। अभी तक की जानकारी में किसी भी तरह का खतरा बिल्डिंग पर नहीं है। क्रैक होने की बात सामने आई है, उसका मैं डिटेल में पता लगा रही हूँ और जो भी बनाए होंगे उनसे फिर बात करूँगी कि उसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको सुधार कर पाइए। रिपोर्ट वगैरह इसकी ली जाएगी? हाँ, पूरी रिपोर्ट ली जाएगी उनसे। आपने खुद वहाँ पर जाकर देखा है कि हाँ, जाके आज देखने वाले हैं। कल तुमको पता ही चला है, कल शाम में पता चला तो आज मैं जाके देखूंगी। मिलाद उल नबी और विश्वकर्मा पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। विश्वकर्मा पूजा और ईद उल मिलादुल नबी पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति का बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता SDO पूर्वी अमित कुमार और संचालन नगर थाना प्रभारी शरद कुमार ने किया। SDO पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि किसी भी जाति धर्म का त्योहार शांति का पैगाम देता है, हमें शांति पूर्वक त्योहार को मनाना है। SDM ने कहा जुलूस शांतिपूर्ण सौहार्द आपसी भाईचारा के साथ निकाले। जुलूस स्थल से लेकर पूरे शहर में जगह जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। SDO पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि जुलूस शांति व्यवस्था के साथ निकाले। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के 2 त्योहार एक साथ पड़ने से आपसी सूझबूझ की जरूरत है। सभी लोग शांति सौहार्द के साथ अपने त्योहार को मनाएं।
आज नगर थाना में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें विश्वकर्मा पूजा को लेकर के और मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर के जो पर्व मनाया जा रहा है वो शांतिपूर्वक हम लोग मनाए, उसको लेकर के डिस्कशन किया गया और जो भी आवश्यक निर्देश था वो दिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। डीजे पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। साथ ही जो भी लाइसेंस मिलेगा उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है और सभी समितियों से यह अनुरोध भी किया गया है कि शांतिपूर्वक पर्व को मनाएं और सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है और किसी तरह के अफवाह पे ध्यान नहीं देना है और पर्व के दिन है पूरी तरह से प्रशासन हर एक महत्वपूर्ण स्थानों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन भी किया जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गोला बांध रोड में ठेकेदार की मनमानी, पुरानी सड़क पर ही ढाल दी नई सड़क। नगर निगम की कार्यशैली पर विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सड़क और नाला का जो एस्टीमेट पास किया गया है उससे बिल्कुल विपरीत कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल वार्ड नंबर 18 और 19 के बीच से जाने वाली गोला बांध रोड की यह कहानी है। यहाँ पहले से RCC रोड बना हुआ है और सड़क उखाड़ कर बनाना था, लेकिन यहाँ बिना सड़क उखाड़े इस पर RCC सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।
मोहल्ले के लोगों के विरोध करने के बावजूद काम कराया जा रहा है। मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए। नहीं हो रही है। इसका रीजन ये है कि यही ठेकेदार का ढलाई कृष्णाटोली रोड में हुई है। आज जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा बालू ईटा अलग अलग, मतलब गिट्टी अलग अलग हो चुका है। इनका हमको सीमेंट की क्वालिटी हमको नहीं समझ में आ रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि सीमेंट के क्वालिटी के जांच किया जाए, वो सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं है जी। नहीं, हम लोग तो बोल ही सकते हैं। एप्लीकेशन कुछ आदमी जैसे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डाले हैं, हम लोग बोल ही सकते हैं। ढलाई देखिए, अनुपात तो अभी सही है, मगर हम लोग सीमेंट की गुणवत्ता पर जांच के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, क्योंकि जो बगल का रोड बना, हम लोग इतना मुस्तैदी से रोड बनवाए, सब कुछ किए, उसमें सब कुछ मदद भी किए, उसके बाद भी उस रोड की स्थिति ये है कि गिट्टी दिखाई दे रही है। तो अब सब कुछ होने के बाद सीमेंट का तो हम लोग जाँच नहीं कर सकते, लैब हम लोग के पास तो है नहीं। सीमेंट के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, MIT में जाँच करवाया, देखिए उसका रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है। मगर अभी जो गिट्टी का रेशियो है, चाहे ढलाई का अनुपात है, वो लगभग मान सकते हैं कि एवरेज है। वो गलत तरीका हो रहा है। शहर को एक वाटर लेवल पर करके हिसाब से ही डालना चाहिए। जहाँ पर ऊंचा है वहाँ पर रोड तोड़ के डालना चाहिए, जहाँ नीचा है वहाँ बराबर करके डालना चाहिए। ये नहीं कि मोहल्ला को आप एक सब ऊंचा नीचा करके डाल रहे हैं, इससे कि और बहुत सारे घर नीचे भी जा रहे हैं, जिसके कारण घर की परेशानी भी है। हाँ, बहुत सारे हमारे अपने घर को भी तोड़ने की नौबत आ गया। हमको इसमें मोटा मोटी खर्चा लगा भी है। ये सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार तो चले जाएंगे, पर परेशानी यहाँ रहने वाले लोगों को उठाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का कार्य योजना चल रहा है। स्मार्ट सिटी कार्य योजना के तहत बहुत सारे सड़कें हैं, बहुत सारे नाले हैं, जिनको स्मार्ट सिटी के तहत बनवाना है। और बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पानी का जल जमाव हो जाता है। आए दिन जब बरसात की सीजन होती है तो उस समय बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जो पानी में डूबा हुआ नजर आता है। इसको भरपाई करने के लिए स्मार्ट सिटी रोड का निर्माण करती है, लेकिन रोड का जो निर्माण होता है वह एक एस्टीमेट, एक प्रोसेस के तहत की जाती है। यहाँ हम बांध रोड मोहल्ले में है, लीची गाछी इसका नाम है, और इस लीची बांध रोड में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं, यही वो सड़क है जहां पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों की बातें सुने, अभी तो हमको लगा कि जो एस्टीमेट दी गई है वो एस्टीमेट सही दिख रही है। 4 इंची जो जहां पर जिस तरह की मोटाई होनी चाहिए रोड की, वो उस तरह की मोटाई दी जा रही है। लेकिन बात करेंगे यहाँ की जो घड़े हैं, वो घर को भी दिखाइएगा जरा। जो घड़े हैं उस कहीं पर घर का जो नया घर बना हुआ है, उस घर का प्लिंथ का ऊंचाई कुछ अलग ही है। लेकिन बात करेंगे पुराने घर का, तो पुराने घर का प्लिंथ नीचे जा चुका है और उस नीचे घर के ऊपर 8 इंची तक का रोड का निर्माण किया जा रहा है, रोड की ढलाई की जा रही है। तो इससे साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि रोड की जो ऊंचाई है, जो वाटर लेवल है, उसको नहीं देखा जा रहा है। जो वाटर लेवल की समस्या है पहले थी, वो अब भी बनी रहेगी, क्योंकि जो रोड की जो ढलाई है वो कहीं 8 इंच तो कहीं 4 इंच की ढलाई की जा रही है। जो पहले से जो रोड बना हुआ था उस रोड को खोदा नहीं गया है, बिन खोदे हुए रोड पर ही रोड बनाया जा रहा है। इन सारी बातों से कंक्लूजन यही निकल के आता है कि आने वाले समय में पानी की जो समस्या है, जल जमाव की समस्या है, वो बनी रहेगी। देखिए, जो एस्टीमेट का जो तरीका है वो एस्टीमेट की कॉपी जो है निकाल लेना है, कहीं भी काम हो रहा है तो। और उस एस्टीमेट के प्रोसेस में बहुत सारा प्रोसेस होता है कि अगर रोड ऑलरेडी मजबूत है तो उसमें जरूरी नहीं कि उसको तोड़ा जाए, ठीक है। और उसका जो है कि जो अभी निकाले हैं हम, उसमें लिखा हुआ है कि 20 mm का जो है स्टोन चिप से और स्टोन डस्ट बिछाकर उस पर वाइब्रेटिंग रोलर जो है उससे उसको बिछाना है। उसके बाद जो है, जो कि उसकी मोटाई होगी, जो कि 4 से 8 इंच तक होगी, जैसा जहां लेवलिंग के अनुसार। उसके बाद जो है अभी जो इसमें कॉपी में 1, 1.5, 3 उसका अनुपात पालन करना है। यानी कि अगर 1 कंटर हम सीमेंट लेते हैं तो 1.5 कंटर बालू और 3 कंटर गिट्टी। और गिट्टी और उसके बाद जो होगा वो उसके बाद जो ढलाई होगा वो 6 से 8 इंच
ठीक है, मोटाई तक जैसा लेवलिंग का देख के वो होगा। अगर नाला निर्माण हो रहा है अभी जो प्राकलन की कॉपी में है कि फिर उसमें ढलाई हो रही है अभी लगभग जो है पब्लिक अवेयर है तो पालन कराने की कोशिश हो रही है। अच्छा, यहाँ मोहल्ले की बात करेंगे तो बहुत मोहल्ले में बहुत ऐसे घर हैं जिनके प्लिंथ नीचे जा चुके हैं, उसमें किस तरह की ढलाई होगी? देखिए, ये हमारे मुजफ्फरपुर में दिक्कत क्या है कि बिंदु को नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ पूरा टाउन प्लानिंग सिस्टम फेल है। सरकार के द्वारा जो भी टाउन प्लानिंग का जो तरीका होना चाहिए वही फेल, तो पूरी तरह से फेल है कि प्लानिंग में काम कैसे हो रहा है। यही तो है, हम लोग तो पब्लिक है ना, तो पब्लिक सिर्फ ये निगरानी कर सकती है। प्लानिंग करने का दायित्व जो है यहाँ के मेयर, यहाँ के विधायक जो प्लानिंग कमेटी में होते हैं, यहाँ के मिनिस्टर, उन लोगों का योगदान है जिनको सरकार हम लोगों ने चुन के एक बार भेज दिया है, अपना हाथ 5 साल के लिए काट लिया है। ठीक है, रोड तो भर जाएगी, रोड बन जाएगी, रोड चिकना भी हो जाएगा, अच्छा रोड भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर जिसके घर नीचे जा चुके हैं वो बरसात के समय में पानी, वही बोल रहे हैं ना आपको कि यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। इस मुजफ्फरपुर में जो भी मेयर हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं वो प्लान नहीं है। जैसे अगर गैस पाइपलाइन बिछना है, ठीक है, तो वो पहले बिछाया जा सकता है कि फिर वो रोड निर्माण हुआ जनता के पैसा से, उसकी फिर खोदाई होगी, फिर वो बर्बादी होगी। तो प्लानिंग हमारा फेल है। ठीक है, प्लान वे में मुजफ्फरपुर का विकास कहीं से भी नहीं हो रहा है और इसके लिए जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं या हमारे जनप्रतिनिधि है, वो सभी, चाहे हमारे विधायक हुए, हमारे एमपी हुए, हमारे जो वार्ड काउंसलर हैं, सभी जिम्मेवार, चाहे प्रशासनिक अधिकारी। जन जागरण मंच हमेशा पब्लिक को अवेयर करेगा, ठीक है, कि वो अपने अधिकार को जाने और अपने तरफ से एक्शन ले, क्योंकि सरकार से आशा करना बेकार है। क्यों? क्योंकि जब सरकार ही अगर रह रही होती तो पुल जो है बिहार में 14 पुल एक सप्ताह में नहीं गिर रहा है। ठीक है, और आज जितना भी सड़क निर्माण हुआ है 8 महीने में वो सड़क फिर टूटा नहीं रहता दिखाई देता। तो अगर वो जांच कमेटी भी होती, सोशल ऑडिट भी सही होता, तो फिर इसलिए जन जागरण मंच एक प्रयास कर रहा है कि पब्लिक पहले अवेयर हो जाए, पहले मांगे क्वालिटी का टेस्ट का, हमको पहले पॉजिटिव दिखा दीजिए तब ढलाई करिए। हमारे रोड का सेंक्शन, हमारे लोगों का घर नीचे कैसे उसका निदान होगा, ड्रेनेज का आउटलेट कैसे निकाला जाएगा मुजफ्फरपुर का, ये पब्लिक को हम अवेयर कर रहे हैं कि पहले वो अवेयर हो जाए, अपना अधिकार मांगना शुरू करें। देखिए, हम आपको वही बता रहे हैं कि पब्लिक अभी एक सोचता है कि आज मेरा घर नीचे जा रहा है, ठीक है, एक पब्लिक सोचता है, ये पूरा पब्लिकों को सोचने का है कि मुजफ्फरपुर में पानी लग रहा है। अपनी मांगों को लेकर AIDYO के सदस्यों ने निकाला प्रतिवाद मार्च, रेलवे के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। रेलवे में खाली पड़े पदों को युद्ध स्तर पर भरने, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच और स्लीपर कोच बढ़ाने, प्रवासी श्रमिकों के लिए जनसाधारण ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत पुनः शुरू करने, प्रीमियम तत्काल के नाम पर जबरन वसूली बंद करने, कैंसिलेशन चार्ज कम करने तथा रेलवे का निजीकरण, व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की मांग पर AIDYO का अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के अवसर पर आज AIDYO मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के बैनर तले मोती झील से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा मांगों से संबंधित हस्ताक्षर युक्त स्मारक पत्र सौंपा गया। तत्पश्चात एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए AIDYO बिहार राज्य अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आजादी के बाद आम जनता टैक्स के पैसे से बनी भारतीय रेलवे आज निजीकरण, व्यवसायीकरण के कारण बर्बाद होती जा रही है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार की रेलवे से जुड़ी योजनाओं से प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमा रही है। मोदी सरकार एक तरफ प्राइवेट ट्रेन वंदे भारत ला रही है, जिसका किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 8 गुना ज्यादा है, जो एक सामान्य व्यक्ति के पहुंच से दूर है। वहीं दूसरी ओर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य कोच एवं स्लीपर कोच कम करती जा रही है। ट्रेन दुर्घटना आम बात हो गई है। एक दिन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली रेलवे आज कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। आज रेलवे में 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।
लेकिन डिग्रीधारी युवा रोजगार की तलाश में दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व है कि इसके खिलाफ उठ खड़े हों और एक सशक्त युवा आंदोलन निर्मित करें। रेलवे के विभिन्न सवालों को लेकर आज हमारी AIDYO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पूरे देशव्यापी अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। रेलवे के अंदर जो समस्याएं हैं उन सवालों को लेकर आज हमारा अखिल भारतीय प्रतिवाद है, जो आज प्रतिवाद मोती झील से हम चल करके और स्टेशन मास्टर को मांगों की प्रति अपनी मांगों को लेकर के स्टेशन मास्टर के द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार को हम एप्लीकेशन सौंपने के लिए हमारे प्रतिनिधि आए हैं और इसके माध्यम से हम जो प्रतिवाद कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम आम जनता को, इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं और रेलवे के केंद्रीय रेल मंत्री को और भारत सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि रेलवे के अंदर जो समस्याएं हैं वो रेल को बेचा जा रहा है, जो रेलवे के निजीकरण है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। दूसरी बात है कि रेलवे में 3.5 लाख पद खाली है, उस खाली पदों को अविलंब भर्ती किया जाए। तीसरी बात है कि जनरल जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जनरल कोच और स्लीपर कोच की संख्या काफ़ी कम होते जा रहा है, घटाती जा रही है सरकार, जिसकी संख्या सरकार बढ़ाए। और चौथी बात है कि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था पहले, वो कंसेशन को सरकार गायब कर दी है, वो कंसेशन पुनः लागू करे। इन सवालों को लेकर हमारा यह प्रतिवाद मार्च हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमारा युवा संगठन AIDYO पूरे देशव्यापी इससे हम और आंदोलन को हम तेज करेंगे। शिवायपट्टी थाना प्रभारी द्वारा रिश्ते के भाई बहन के बीच शादी के लिए दबाव बनाने का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग। शिवायपट्टी थाना अंतर्गत पैगंबरपुर गांव निवासी पूनम देवी ने शिवायपट्टी थाना की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अधिकारी को सौंपे ज्ञापन पत्र में उन्होंने शिवायपट्टी थाने की पुलिस पर थाने पर बुलाकर उनके मारने पीटने का आरोप लगाया है। पूनम देवी ने बताया कि दरोगा ने इतना मारा कि कपड़े में ही इन्हें पेशाब हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने मानव अधिकार में अधिवक्ता SK झा के माध्यम से दर्ज कराई है। वहीं उनके पुत्र रोहित कुमार ने बताया कि चाचा की लड़की से रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने के बाद मांग में सिंदूर डालने की जिद करने लगी। मैंने इसका विरोध किया, कहा हम भाई बहन हैं, वो नहीं मानी और थाने में जाकर शिकायत कर आई। इसलिए थाना अध्यक्ष ने थाने पर बुलाकर मुझे और मेरी मां को खूब मारा पीटा। वहीं अधिवक्ता SK झा ने बताया कि पूछताछ के लिए थाने पर बुलाकर मारा पीटा जाना मानव अधिकार उल्लंघन का मामला है। लड़का लड़की के बीच क्या मामला है ये जांच का विषय है, लेकिन थाने पर बुलाकर मारना पीटना ये मानव अधिकार का उल्लंघन का मामला है। किंदर दास हमको देवर है, उसको बेटी हमको जैदी लगेगा, बेटी जैदी ये कहीं हुआ, कह रहा है राखी बंधन के दिन आया, राखी बांधे हमको, लड़का के राखी बांध दिया, कहा से हमको सिंदूर धरो, अब शादी करो हमसे। हम बोले से नहीं, जैदी में भाई बहन में शादी नहीं होगा, से गलत बात है। लड़की कहता नहीं भाई बहन में शादी, अब जात पात नहीं धराता है, शादी होता है भाई बहन में। हम लोग नहीं शादी किए, लड़की को मार पीट के हम कहे सर इसको हम घर से हमको जाओ, नहीं हम शादी करेंगे भाई बहन, तो अपना बाप मतारी लंग जाओ। अपना बाप मतारी लंग चला गया, लड़की शादी नहीं किए था। अब थाना पर जाके बैठ गए, थाना वाला बुलवाया हमको, लड़का के दोनों बेटा मतारी, हम थाना पर गए बैठे तो हमको थाना वाला बोला से जबरदस्ती शादी करो, भाई बहन में शादी करके रखो, और नहीं रखेगा तो आपको मार के ठीक कर देंगे, 476 के केस में फंसाएंगे आपको। थाना वाला बोला सुबन झा, अब्दुल्ला जी, मनमोहन सिंह, शशि भूषण सिंह। मारा हम लोग के, बहुत बुरा तरीके से मारा हम लोग के। हम बोले सर नहीं मारिए, हम चीनी % वाला आदमी है, हार्ट बीमारी वाला है, मर जाएंगे तो आप फंस जाइएगा। फिर भी हमको बात नहीं माना, हमको मारा, बहुत बुरा तरीका से मारा। लड़का के मार को हड्डी तोड़ दिया, लड़का के मार के माथे भी फाड़ दिया तो खून मंडल हो गया थाना पर, हड्डी भी तोड़ दिया है। रात भर मनमोहन सिंह मारा, और दिन में सुबन झा भी मारा। अब्दुल्ला जी गांव से गैस्टिंग से गए तो रास्ता में हमसे समझा दिए उसको, हमको लड़का के नहीं माना, तो गए तो थाना पर तो उसको भी मारा। हमको रंडी भोसरी भी बहुत गाली दिया, तीनों आदमी हमको।
यही बात है सर। लड़की से पहले से कुछ नहीं, लड़की यहाँ पर नहीं था सर, था लड़की दिल्ली में एगो अमर चौधरी है, उसको कहने उसको मतारी 5,000 के महीना पर नौकरी धरा दिया, पोचरा उचरा खाना उना बनावेला। वो लड़की दिल्ली में 3-4 लाख के गहना चोराया, अमर चौधरी के कान नाक में के घेट उठ में के सारा चोराया, पैसा कौड़ी चोराया, वहाँ से मार कर पानी चढ़वा कर लड़की के भेज दिया। यहाँ लड़की फ्रॉड है, बहुत गलत लड़की है। लड़की का पहले से आपके लड़का के साथ अफेयर था क्या? नहीं सर, नहीं, लड़का के संग था, लड़का के साथ। हमको लड़का बाहर था। ये लड़की दिल्ली से, बॉम्बे से, लुधियाना में, भभुआ में अकेले किसी मर्द के साथ अटकई फटकई, इस सब दिन बउआते रहता है। पूनम देवी पति फुदेनी दास, ग्राम पैगंबरपुर, थाना सिवाई पट्टी, मुजफ्फरपुर का यह मामला है। इस मामले में इन लोगों का यह आरोप है कि इनको सिवाई पट्टी थाना की पुलिस के द्वारा इनको 19/8/2024 को और 11/9/2024 को 2 दिन इनको और इनके बेटा को काफ़ी बुरी तरह से मारपीट किया गया है। और इनके लड़के के ऊपर में इनके गांव के ही अकिंदर दास हैं, जो इस महिला के देवर लगेंगे, उनकी लड़की से शादी कराने का दबाव इनके ऊपर में पड़ रहा है। गांव में चर्चा है कि भाई बहन में शादी कैसे होगा, और इन लोग भी कहना है कि भाई बहन में शादी कैसे होगा। इन लोगों का तब ये लोग दौड़े हमारे पास में आए, बोले कि ऐसे हमको पुलिस जो है सो 2 दिन तक काफ़ी हमको मारा पीटा है। तो पुलिस किसी को बुलाती है थाने पर, और उसके साथ अगर पुलिस मारपीट करती है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। बस इसी मामले को लेकर के हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग-अलग पिटीशन फाइल किया है, जिसकी नोटिफिकेशन 18 तारीख के बाद में मुजफ्फरपुर पुलिस पर होने जा रही है कि भाई थाना में बुला करके आप किसी महिला को और उनके पुत्र को आप कैसे मारने वाले होते कौन हैं। यह जहां तक रही बात इनके लड़का का और उस लड़की के शादी वगैरह का बात है, तो यह भी कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि भाई और बहन के बीच में शादी हो। अगर यह लड़का और वह लड़की अगर किसी भी प्रकार से अगर पूर्व से अगर प्रेम प्रसंग में अगर रहा हो, एक बात, यदि भाई बहन है तो किस तरह के भाई बहन को फेरा मामेरा या चचेरा भाई बहन है, चचेरा भाई बहन है, तो पुलिस को यहाँ पर यह इंक्वायरी करना चाहिए कि यह दोनों लड़के और लड़की के बीच में क्या पहले से प्रेम प्रसंग का मामला है। अगर होता तो वह दोनों को काउंसलिंग करते, समझाते बुझाते या उसको दंड देते, और समाज के लोग ही दोनों को बाइकाट करते। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस कर रहा है क्या कि लड़के के गार्जियन पर दबाव दे रहे हैं, रास्ते पेड़े पकड़ करके पीट रहे हैं। तो यह तो कहीं से उचित नहीं है। अगर लड़का गलत है तो लड़का को पुलिस जो है सो कोर्ट के माध्यम से सजा दिलवाता कि उसको पीटता, वो 2 दिन से उसको पिटिए रहा है। कल भी मारा है तो इसका हड्डी उड्डी अभी फूल गया हुआ है, पूरा देह हाथ पूरा फूल गया हुआ है उस लड़का का। तो यह सब ठीक नहीं है। और जहाँ तक लड़का से भी लड़के के गार्जियन से हम लोगों ने भी पूछा है तो कहे कि नहीं, लड़का लड़की के बीच में कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, हमको कोई इस मामले की जानकारी भी नहीं है और ऐसा है भी बात नहीं। लड़की बाहर रहती थी, लड़का भी दूसरे जगह रहता था। अब रक्षाबंधन के दिन वो लड़की आती है, कहती है कि हम तुमको राखी बांध दिए, तुम हमारे माथा में सिंदूर रख दो। ये तो बात कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है एक सभ्य समाज में कि अब बहन भाई को राखी बांधे, आप बहन कहे कि नहीं हम तुमको राखी बांधे, तुम हमको सिंदूर रख दो। ये कहीं से भी एक उचित प्रतीत नहीं होता है। इसमें पुलिस को एक सही स्टेप के द्वारा समाज के बीच में इस मैटर को सॉल्व आउट कर देना चाहिए, न कि महिला को पीटना। अब पीट दिए हैं, मामला चला गया मानवाधिकार आयोग के पास में, कल होकर के इसमें प्रोसीडिंग होना तय है। फंसेंगे कौन इसमें? पुलिस पदाधिकारी। जवाब देना होगा पुलिस पदाधिकारी का। प्रेम अलग ही रहेगा, प्रेम प्रसंग अलग ही रहेगा, प्रसंग विषय अलग से बदल जाएगा, अब पुलिस का मामला चला जाएगा। ये बात है। कहाँ का ये यह मामला है पैगंबरपुर गांव है, डेढ़ा चौक, थाना सिवाई पट्टी है। और यह महिला एक दिन और हमारे पास में आई थी, तो इसको हम लोगों ने एसएसपी ऑफिस में आवेदन भी दिलवाया था। जब एसएसपी ऑफिस में इन्होंने आवेदन दिया तो और पुलिस का कार्रवाई और तेज हो गया। हाँ, जब उस पर हम लोग इंक्वायरी के लिए दिए थे और कार्रवाई तेज हो गया। कल पुलिस इनको बहुत बेरहमी से इन लोगों को दौड़ा करके मारा है। ये लोग रात में खेते दौड़ते हुए ये लोग आया है 0 माइल में, किसी के यहाँ अपना शरण लिया है रोड पर।
सवेरे में 9 बजे से सब पूरा बाले बच्चे कोर्ट में आकर के बैठा हुआ है कि अब हमारा गांव पर जाएंगे तो फिर मार देगा, गांव में जाएंगे तब हम लोग तुरंत मानवाधिकार आयोग को सारी मामला की जानकारी दी है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।